हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू स्टडी वायर यूट्यूब चैनल। और इस लेक्चर में हम प्रैक्टिस सेट डिस्कस करने वाले हैं जो कि प्रैक्टिस सेट नंबर 10वां है। और अभी तक हम इससे पहले 9 प्रैक्टिस सेट पूरे डिस्कस कर चुके थे जो कि मैथ्स के हैं। और ये पूरा सीटेट, एमपीटेट, यूपीटेट मतलब प्राथमिक शिक्षा भर्ती जो 1 to 5th होती है उस अनुसार ही बनाया गया है। मतलब इसमें जो सिलेबस रखा गया है वो 1st to 8th तक का रखा गया है, ठीक है। और पेडागोजी के 10 क्वेश्चन लिए गए, तो कोशिश करिए कि आप इस पूरे प्रैक्टिस सेट को लगाएं और अपने आप को चेक करते रहें, क्योंकि अभी जो समय है इस अनुसार हमें कम से कम एक प्रैक्टिस सेट लगाते रहना चाहिए, जिससे सारी जो चीजें हमने पहले पढ़ रखी है वो रिकवर होते रहेगी और उसका लाभ हमें जरूर पेपर में देखने को मिलेगा। तो आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं और कोशिश करिए कि अंत तक जरूर देखें, आपको डेफिनेटली इसका फायदा मिलेगा ही मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन ये हो जाएगा जो हमारे सामने दिखाई दे रहा है, ठीक है। और यहाँ हमें ये बॉडमॉस का क्वेश्चन है पूरा। अब बॉडमॉस अगर हमने पढ़ा होगा तो सबसे पहले अगर यहाँ पर दे रखा है, जैसे हमने 2 - 1 दे रखा है और पूरा अगर ये दोनों के ऊपर बार लगा है, तो इसका फाइनली मतलब ये कोष्टक ही होता है कि 2 माइनस कितना है 1 है, मतलब 1 बचेगा। इसका मतलब यहाँ पर ये बार लगा है, 3 - 2 पे बार लगा है, तो जब 3 में से 2 माइनस करोगे तो बचेगा कितना, 1 बचेगा। ये चीज समझ रहे होंगे। और ये माइनस है तो हमने ये माइनस लगा दिया और 4 का 4 है, ठीक है। ये कोष्टक बंद। और आगे जब सॉल्व करेंगे तो 4 में से जब 1 माइनस करेंगे तो बचेगा कितना, 3। अब ये वाले कोष्टक की बारी आती तो ये कोष्टक लगा दिया हमने, और उसके बाहर काय का चिन्ह है माइनस का, तो ये माइनस लगा दिया, और यहाँ 5 है तो हमने 5 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद ये बीच वाला मंझला वाला कोष्टक जिससे बोलते हैं वो है। यहाँ जब माइनस का गुणा इधर होगा 3 में तो फाइनली आ कितना जाएगा, तो हम ये बोल सकते हैं यार कि 5 - 3 आ जाएगा, और ये मंझला वाला कोष्टक है, ठीक है। अब अगर हम इस 5 के बाहर, इस मंझले वाले कोष्टक के बाहर की बात देखें तो लगा है माइनस, और उसके बाद कितना है 6, और यहाँ है बड़ा कोष्टक, ठीक है। जब हम 5 में से 3 घटा रहे होंगे तो बचेगा कितना 2, और ये माइनस का चिन्ह है तो माइनस, और यहाँ जाएगा 6 और ये बड़ा कोष्टक। जब यार 6 में से हम 2 माइनस कर रहे होंगे तो बच रहा होगा कितना 4, और इस बड़े वाले कोष्टक के बाहर भी क्या है माइनस, ठीक है। ये वाले माइनस की बात हो रही है, और है कितना इधर 7, बड़े वाले कोष्टक के बाद 7 था। तो फाइनली जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो यार जब 7 में से 4 माइनस करेंगे तो आ कितना आ रहा है 3, मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा इसका राइट आंसर। आई होप आपको हर क्वेश्चन इसी प्रकार पहले क्वेश्चन लेक्चर को रोकना है और उसके बाद आपको सॉल्व करना है, तो सारी चीजें एक व्यवस्थित होते रहेगी। यार अगला जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड ये भी बॉडमॉस का ही क्वेश्चन है। तो यहां हम देखेंगे कि ये बार लग रखा है, ठीक है। 1 + 1 के ऊपर बार लगा है, तो 1 और 1 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 2, और ये माइनस है तो माइनस, और यहाँ है 1, ठीक है। और ये छोटा कोष्टक। उसके बाद देखें तो यहाँ पर ये प्लस लगा है, और ये है 1, और ये मंझला कोष्टक, ठीक है। ऐसा कुछ आ जाएगा। जब 1 में से 2 घटा रहे होंगे तो यार बचेगा कितना -1, ठीक है। और ये छोटा कोष्टक यहाँ है प्लस, और यहाँ है कितना 1 हमारे पास, और ये उसके बाद है कौन सा मंझला कोष्टक। अब देखो यार ये 1 - 1 हो जाएगा, तो फाइनली इस पूरे कोष्टक तक की कहानी हो गई कितनी 0, ठीक है। मतलब यहां से यहां तक की जो पूरी वैल्यू आ रही है वो 0 आ रही है। अब यहां बचा कितना हमारे पास माइनस, ठीक है। अब यहां हम देखें यार कि ये माइनस है, और उसके बाद कितना है 1 बड़ा कोष्टक, और उसके बाद अगर हम चिन्ह की बात करें तो कितना लिख रखा है माइनस, और उसके बाद भी कितना है 1। फाइनली सॉल्व करोगे तो 1 - 1 आएगा, और इस 1 से 1 जब कैंसिल आउट हो जाएगा तो फाइनली आंसर आ रहा होगा कितना 0, मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा कुछ इस प्रकार है कि 6, 7, 3, 5 और स्टार में स्टार का मान क्या होगा जिससे प्राप्त संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित होती है। हम इतना जानते हैं 9 से वह सारी संख्या विभाजित होती है जिनके अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। जैसे हमने यहाँ 5, 5 और 3 लिख देते हैं यार, तो ये संख्या 9 से विभाजित होगी या नहीं, तो हम इन सभी अंकों को अगर जोड़ दें, जैसे 5 और 5 10 और 5 15, 15 और 3 कितना हो जाएगा 18। मतलब किसी भी संख्या के अंकों का योग यदि 9 से विभाजित होता है, इसका ये मतलब है कि ये पूरी संख्या भी 9 से विभाजित होगी, ठीक है। तो हम इसे देखते हैं यार कि हमारे पास सबसे पहले यहाँ पर होना क्या चाहिए कि ये संख्या का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। तो अगर हम इन अंकों को जोड़ ले 6 और 7 कितना हो जाएगा 6 दूनी 12 और 1 13, 13 और 3 कितना हो जाएगा तो 16, 16 और 5 की अगर हम बात करें तो आ जाएगा 21, ठीक है। 21 में अभी हमें कुछ जोड़ना है जो डिवाइड होना चाहिए किससे 9 से। तो यार 21 में हम कितना जोड़ दें 21 में जोड़ देते हैं। यार देखो यहाँ ऑप्शन नहीं दे रखा है, अब हमें एक ऑप्शन बना लेते हैं यार। ऑप्शन एक बना लेते हैं 8, ठीक है। पहला ऑप्शन 7, 9। अब देखो यहाँ
ऑप्शन बना लेते हैं कितना 6, क्योंकि 21 में जब हम 6 जोड़ेंगे तो बनेगा कितना 27 और 27 9 से डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब इस स्टार की जगह आना कितना चाहिए 6, और 6 ऑप्शन में नहीं है, तो हम फाइनली ये बोल सकते हैं यार कि हमारा आंसर तो फाइनली आएगा कितना 6 ही आएगा। ठीक है, तो आई होप ये समझ रहे होंगे और इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे बन भी रहे होंगे। अगला क्वेश्चन जैसा कि आपको दे रखा है कि 50 तथा 100 के बीच में सभी अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है। ठीक है, तो यार देखो ये बेसिकली क्वेश्चन है, अगर आप चाहो तो याद कर सकते हैं कि 1 से लेकर 50 तक की जो टोटल अभाज्य संख्या होती है वो कितनी होती है 15। ठीक है, याद रखिए 1 से लेकर 50 तक टोटल अभाज्य संख्या की बात करें तो कितनी होती है 15, और वहीं पर हम 1 से लेकर 100 तक की अभाज्य संख्या की बात करें तो कितनी होती है 25। तो 1 से लेकर 100 तक होती है 25, तो टोटल 25 अभाज्य संख्या में से 1 से लेकर 50 तक जो 15 अभाज्य संख्या उनको माइनस कर दे तो बचेगी कितनी 10। तो हम ये बोल सकते हैं कि टोटल 50 से लेकर 100 के बीच में अभाज्य संख्या होगी कितनी होगी तो 10। ठीक है, अगर थोड़ी चीज इसको समझने में प्रॉब्लम हो तो 1 से लेकर 50 तक की जो गिनती होती है उनमें अभाज्य संख्या होती है 15, वहीं 1 से लेकर 100 तक टोटल अभाज्य संख्याओं की बात करें तो वो होती है 25। ठीक है, तो 1 से लेकर 100 तक टोटल 25 अभाज्य संख्या में से 1 से 50 तक की 15 अभाज्य संख्या को घटा दी तो बचा कितना 10, और ये 10 बचा, मतलब ये जो 10 अभाज्य संख्या है वो है 50 से लेकर 100 के बीच की। ठीक है, देखो यार अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यहां पर दे रखा है कि यदि 10 रुपए 5 रुपए 2 रुपए के सिक्के क्रमशः, अब देखो यहाँ सिक्के का अनुपात दिया है 1:2:3 के अनुपात में है। यदि 2 रुपए के सिक्कों का मूल्य 36 रुपए, देखो यहाँ पर ये जो अनुपात है वो सिक्कों की संख्या का अनुपात है, और ये जो दे रखा है 36 रुपए टोटल मूल्य दे रखा है वो भी 2 रुपए के सिक्कों की संख्या का। इसका मतलब यार 2 रुपए के हमारे पास 18 सिक्के थे होंगे, तब हमारे पास टोटल 36 आए होंगे। ठीक है, 36 रुपए बने होंगे, ये चीज आप समझ रहे होंगे, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। अब यहाँ पर बोला है कि कुल सिक्कों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो यार अगर मैं ऐसा मानूं कि देखो सिक्कों की जो संख्या है, ठीक है, अगर हम सिक्के की बात करें तो सिक्के हमारे पास है 1:2:3 में। ठीक है, यह है 5 रुपए के, यह 10 रुपए के, सॉरी ये हो जाएंगे पहले वाले, सॉरी यहां अगर हम देखें तो ये 10 रुपए के सिक्कों का अनुपात है, ये 5 रुपए, ये 2 रुपए, और अब यहां पर अगर मैं इनके साथ x मान लूं, ठीक है, इसके साथ भी x मान लूं, इसके साथ भी x मान लूं, इसके साथ भी x मान लूं, तो हम ये बोल सकते हैं कि 3x टोटल सिक्कों की संख्या किसकी 2 रुपए की। तो 3x का मान, ठीक है, 3x टोटल 2 रुपए के सिक्कों की संख्या, क्योंकि ये जो अनुपात है सिक्कों की संख्या का है। अब 2 रुपए के जब 18 सिक्के थे तब टोटल 36 रुपए आया, मतलब इस 3x जो सिक्कों की संख्या का मान है और ये है कितना 18, तो x का मान आ जाएगा कितना 6, x का मान 6 आ जाएगा। तो टोटल अगर हम इन सिक्कों की बात करें यहाँ पर तो देखो x 2x और 3x इन टोटल का योग कितना आ गया 6x, और x का मान हमारे पास 6 है, तो 6 गुणा 6 करेंगे तो फाइनली आ जाएगा कितना 36। तो हम ये बोल सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ सिक्के कितने हो जाएंगे तो 36 हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन दे रखा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 1/2 भाग अपनी पुत्री को, 1/4 भाग अपने पुत्र को और 1/5 भाग बैंक में जमा किया, तो उसके पास कितना भाग बचा। तो देखो यार 1/2 भाग अपनी पुत्री को दे रहा है, 1/4 भाग अपने पुत्र को और 1/5 भाग बैंक में जमा किया है। ठीक है, उसके बाद कितना पैसा बचा। तो एक काम ऐसा कुछ करते कि यार टोटल हमारे उसके पास कितने रुपए थे, तो हम इन तीनों का एलसीएम ले लेते हैं, मतलब जो बट्टे में संख्या दे रखी है उनका एलसीएम। तो 2 5 और 2 4 और 5 का एलसीएम लोगे तो आ जाएगा कितना 20। अगर हम मान ले कि यार उसके पास टोटल 20 रुपए थे तो 1/2 उसने पुत्री को दिया। ठीक है, पुत्री को कितने दे दिया 1/2 मतलब 10 रुपए, समझना इस 20 में से। वहीं 1/4 उसने दिया है पुत्र को। ठीक है, तो पुत्र की अगर हम बात करें तो 1/4 मतलब कितने रुपए 5 रुपए, और 1/5 उसने बैंक में जमा किया है। तो 1/5 अगर 20 का 1/5 निकालोगे तो कितना जाएगा 4 रुपए। तो इसने ये जमा कर दिया है कहां पर बैंक में। तो यार देखो 10 और 5 15 और 4 19 रुपए ऐसे हैं जो कि उसने पुत्री पुत्र और बैंक में जमा करे, तो फाइनली उसके पास 20 रुपए थे और उसने 19 रुपए जमा कर दी, तो उसके पास बचा कितना है अभी तो 1/20 उसके पास बचा हुआ है। ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यार अगला क्वेश्चन इस प्रकार से दे रखा है कि किसी भिन्न के अंश को 150% बढ़ा दे वह हर को 200% बढ़ा दे, तो परिणाम 5/21 है, तो मूल भिन्न क्या था। तो यार हम ऐसा मान लेते कि मान लो मूल भिन्न है a/b। अब यहां पर उसने बोल रहा है कि अंश को उसने 150% बढ़ाया, तो a को 150% बढ़ाया मतलब
हर चीज अपने आप में या हर राशि अपने आप में 100% होती है, और 150% बढ़ाया मतलब 100 में अगर 150 की वृद्धि करें तो ये कितना हो गया 250%। ठीक है, हमने हर चीज अपने आप में 100% होती है, उसी आधार पर हमने अंश को अगर 100 माना, तो उसने अगर 150% बढ़ाया तो 100 में जब 150 की वृद्धि हुई तो टोटल आ गया कितना 250। वैसे हर हमारे पास बी है और हर में 200% की वृद्धि कर रहा है, मतलब वो कितना जाएगा 300%, क्योंकि यार अपने आप में 100% था, पर जब इसमें 200% की वृद्धि हुई तो बन कितना गया 300%। अब फाइनली ये जो भिन्न है वो बन कितना जाता है, तो यार ये भिन्न हो कितना जाता है, यहाँ पर 5/21 हो जाता है, और भिन्न अगर 5/21 हो जाता है तो हम ये बोल सकते हैं कि इसके बराबर हो जाएगा कितना 5/21। तो परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा, 25 से काटोगे तो 25 धम इतना हो जाएगा, और 25 12 आ जाएगा कितना 300। ठीक है, और काट देंगे 2 से तो 2 से आ जाएगा 5, और 2 से आ जाएगा कितना 6। और आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर है 5a/6b और बराबर से कितना 5/21। तो यार 5 से 5 कट जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 7 21। और आगे जब सॉल्व करेंगे तो a/b बराबर से जाएगा कितना 2/7, जो कि मूल भिन्न की वैल्यू आ गई, मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा इसका राइट आंसर, कि मूल भिन्न कितना था तो 2/7 था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यहां पर हमें क्वेश्चन नंबर 8वां दे रखा है कि 425 व 476 का महत्तम समापवर्तक होगा। ठीक है, तो 425 और 476 का महत्तम समापवर्तक होगा, तो आपने अगर इसे पढ़ रखा होगा तो हम ये बोल सकते हैं कि जब दो संख्या दे रखी हो तो बड़ी संख्या में, मतलब 476 में भाग दे दें हम किसका 425 का। अगर ये मेथड आपने पढ़ रखी होगी तो 425 से कम 425, जब माइनस करेंगे तो बचेगा 1 5, ठीक है 51 बचेगा। अब यहां पर इस 51 से भाग देना है किसको, इस वाली संख्या को, मतलब 425 को। तो 51 चौक कितना हो जाएगा, सॉरी 51 अट्ठे, तो 51 अट्ठे हो जाएगा 408। ठीक है, 51 अट्ठे की बात करें तो हो जाएगा कितना 408। यहां माइनस करेंगे तो बचेगा 15 में से 7। ठीक है, यहाँ 1 का 1 मतलब 17 बच जाएगा, और यहां पर कितना है हमारे पास तो 51। ठीक है, यहां पर अगर हम 17 से भाग देंगे तो 17 तिया कितना आ गया 51, मतलब पूरा पूरा भाग चला गया। तो हम इस प्रकार के क्वेश्चन में ये बोलते हैं कि जो हमारा अंतिम भाजक था वही हमारा होता है क्या महत्तम समापवर्तक, मतलब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। या तो इसके गुणनखंड कर सकते हैं, ठीक है, तो भी हमारा आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि यदि 6 पेन का मूल्य 4 सही 2/4 रुपए है तो 4 पेन का मूल्य कितना होगा। तो देखो यार 6 पेन समझना बहुत सिंपल सा है, 6 पेन का मूल्य कितना है हमारे पास 4 सही 2/4, या फिर इसको हम बोल सकते हैं 4 चौक 16 और 2 18/4 रुपए है। कितने पेन का 6 पेन का मूल्य, तो वहीं पर अगर हम एक पेन के मूल्य की बात करें तो 18/4, और ये 6 का जब पक्षांतर करेंगे तो ये आ जाएगा किधर बटे में। हमारे पास कितने पेन का मूल्य चाहिए हमको, तो 4 पेन का मूल्य कितना होगा, तो यहाँ पर 4 का गुणा होगा, तो इधर भी किसका गुणा हो जाएगा 4 का। तो यहाँ पर तो बन गए 4 पेन, जब इसे सॉल्व करेंगे तो 4 से 4 कट गया, 6 से काटेंगे तो 6 तिया कितना हो जाएगा, सॉरी 6 कम 6 6 तिया 18। तो यार 4 पेन का मूल्य यहाँ पर आ जाएगा 4 पेन, और 4 पेन का मूल्य कितना जाएगा तो 3 रुपए। फाइनली आंसर आएगा 3 रुपए, परंतु यहाँ कहीं ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए हमारा आंसर होगा 3, क्योंकि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है। यहाँ पर 4 सही 2/7 होता तब हमारा आंसर आता, बाकी हमने जो सॉल्व करा ये मेथड सही है। ठीक है, हमारा क्वेश्चन बताने का ये मतलब है कि आपको फाइनली मेथड आनी चाहिए। ठीक है, अगला देखते हैं कि 4 विद्यार्थी, ठीक है 4 विद्यार्थियों ने प्राप्त अंक 17 27 37 47 है, तो इनका औसत कितना है। यार तो हम इतना जानते हैं कि जो औसत होता है, ठीक है, औसत बराबर से क्या होता है तो आंकड़ों का योग। ठीक है, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। ठीक है, ये हम इतना जानते हैं आंकड़ों की संख्या। तो यार औसत निकालना है तो औसत, ठीक है, बराबर से आंकड़ों का योग, मतलब हमारे पास है 17 27 37 और 47। टोटल कितने आंकड़े हो गए यार, तो 2 और 2 4, तो भाग किससे देंगे 4 से। और आगे सॉल्व करोगे तो 7 दूनी 14 7 21 7 चौक 28 का 8 बचेगा 2, 2 और 4 6, 6 और 3 9, 9 और 2 11 और 1 कितना जाएगा 12। भाग किससे देना है 4 से, तो 4 तिया 12 और 4 दूनी 8, मतलब 32 फाइनली हमारा हो जाएगा औसत।
अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि बीना ने एक मोबाइल 3,745 रुपए में बेचकर 7% लाभ प्राप्त किया, तो मोबाइल का क्रय मूल्य कितना है। ठीक है यार, देखो उसने बेचा कितने में, तो बेचा उसने 3,745 रुपए में बेचकर 7% का लाभ प्राप्त करा। तो हम अगर मान ले यार कि जो सीपी है मतलब कॉस्ट प्राइस उसका 100% था होगा, तो उसने 7% लाभ पर बेचा, मतलब एसपी कितना हो जाएगा उसका, तो 7% लाभ मतलब 100 रुपए की वस्तु 7 का लाभ मतलब 107% पर उसने बेचा है। और इसी विक्रय मूल्य का प्राइस हमें कितना दे रखा है, तो 3745 दे रखा है। अगर मैं 1% की वैल्यू निकालूं तो 1% का मान कितना जाएगा, 3745 और बटे में कितना जाएगा हमारे पास, तो 107। क्रय मूल्य पूछा मतलब किसकी वैल्यू चाहिए हमें, 100% की, तो इधर भी 100 का गुणा कर दो, इधर भी 100 का गुणा कर दो। ठीक है, आई होप आप इतना तो समझ पा रहे होंगे। यहां पर जब हम इसे काटेंगे यार, तो हमें बोल सकते हैं 107 एकम 107 दिया जाएगा कितना, 321। ठीक है, तो 321 उसको माइनस करेंगे किस में से, 374 में से, 374 में से माइनस करेंगे तो बचेगा कितना, 3। जब 7 में से घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5। ठीक है, और 3 में से 3 मतलब हमारे पास बच जाएगा कितना, 53। और इधर कितना है हमारे पास, तो 5 है। अब यहां पर हम 107 से काटेंगे तो 107 एकम और 107 पंचे, मतलब कितने बार कट रहा है, 3 5, और गुणे में कितना है हमारे पास है 100। मतलब फाइनली हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 35 और 00, मतलब 3500 रुपए आ जाएगा किसकी वैल्यू, 100% की। और 100% हमारा है क्या, सीपी है, मतलब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चाहो तो आप इस फॉर्मूले का भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर ये हमने कुछ ऐसा पढ़ा होगा आपने कि एसपी बराबर से सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 पढ़ा होगा। ठीक है, यहां पर भी अगर आप सॉल्व करेंगे तो एसपी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 3700। ठीक है, 3745 बराबर से सीपी का मान चाहिए 100 का 100 और प्रॉफिट की जगह कितना जाएगा यार 7, तो 100 में 7 जोड़ेंगे तो 107 और बटे में कितना जाएगा 100। यहां पर भी आप सॉल्व करेंगे तो सी का मान आ जाएगा कितना 3500। ठीक है, चाहो तो आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, चाहो तो आप इस बेसिक से कर सकते हैं। ठीक है, चाहो तो फ्रैक्शन मेथड भी यूज किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य, ठीक है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य मतलब सीपी, उस वस्तु के विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य मतलब क्या हो जाएगा एसपी सेलिंग प्राइस, का मतलब क्या होता है गणित में गुणा, कितना परसेंट है 40%, तो 40% हटाओगे तो बटे में कितना है 100 और यहाँ जाएगा बराबर। उसने बोला कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 40% है। सॉल्व करोगे तो 4 दूनी 8 और 20 दूनी 40 और 20 से पंचे 100, तो हम यहाँ बोल सकते कि सीपी अपॉन एसपी बराबर से बच कितना गया 2/5, मतलब कोई वस्तु 2 रुपए की थी तो बेची कितने में 5 रुपए में बेची है, तो उसने बोला तो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना परसेंट है, तो विक्रय मूल्य जो है वो क्रय मूल्य का कितना परसेंट है। तो यहां पर देखो यार विक्रय मूल्य मतलब विक्रय मूल्य मतलब एसपी, क्रय मूल्य जो एसपी है वो क्रय मूल्य का कितना परसेंट है। अगर क्रय मूल्य की बात करें तो सीपी का मतलब कितना परसेंट, मतलब x परसेंट है, हम ऐसा बोल सकते हैं कि देखो यहां पर इस पजल को समझना कि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का मतलब गुणा कितना परसेंट है, तो x परसेंट है, तो एसपी की जगह आ जाएगा 5, सीपी की जगह आ जाएगा 2 और x की जगह x परसेंट हटाओगे तो बटे में 100, तो 5/2 गुणा में कितना जाएगा 100 बराबर से कितना x, 2 से काटोगे तो कितना 50 और 50 पंचे जाएगा कितना 250 क्या परसेंट, आ जाएगी x की वैल्यू, मतलब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखो यार अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि 6000 रुपए की धनराशि का 1/2 वर्ष में 1% प्रति माह की दर से कितना ब्याज होगा। तो देखो यार 1% प्रति माह मतलब एक महीने में अगर 1% ब्याज लग रहा है तो हमारे पास कितना महीना है, टोटल 1.5 साल है। ठीक है, 1/2 वर्ष है इसका, ये 1/2 वर्ष है इसका, मतलब टोटल कितने माह होते हैं 18 माह। ठीक है, तो यार एक महीने में जब 1% ब्याज लग रहा है तो 18 माह में टोटल कितना परसेंट ब्याज लग जाएगा, तो 18%। ठीक है, किसका 18%, तो यार 6000 का 18% टोटल ब्याज लग जाएगा, परसेंट हटाएंगे तो बटे में 20 काट देंगे, 18 छंग कितना हो जाएगा तो 108 और ये 0 का 0 लगा देंगे, मतलब टोटल कितने रुपए ब्याज आ जाएगा, तो 1080 रुपए, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा राइट आंसर। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 कि निम्न में से कौन सा कोण
ऋजु कोण है। ऋजु कोण का क्या मतलब होता है यार, कि वह कोण जो पूरा का पूरा सीधा बने, मतलब कितने डिग्री का बने, 180 डिग्री का, और या फिर एक सरल रेखा पर बना ही कोण ऋजु कोण होता है। मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15वां। देखो यार, अगला क्वेश्चन है कि दी गई आकृति में कोण PQS, ठीक है, PQS कितना है 130 डिग्री, और वहीं पर PRQ, ठीक है, PRQ कितना है 70 डिग्री। तो कोण QPR बताओ, QPR मतलब ये वाला कोण का मान हमको निकालना है। तो यार सिंपल सा क्वेश्चन है। यहां पर अगर हम देखेंगे तो ये है हमारे पास 130, तो ये वाला कितना हो जाएगा 50 डिग्री। क्यों हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं किसी रेखा के एक ही ओर बने कोणों का योग 180 अंश होता है। तो ये 130 था, तो ये हो जाएगा 50। अब हम इतना जानते हैं कि पूरा का पूरा एक ट्रायंगल बन गया, और ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री। तो यार देखो 50 और 70 जोड़ेंगे तो आ जाएगा कितना 120, मतलब ये वाला कितना है 60 डिग्री, क्योंकि तीनों कोणों का योग होना चाहिए 180। तो ये वाला हो जाएगा कितना 60 डिग्री, मतलब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16वां देखते हैं यार। तो देखो मैं थोड़ा इसलिए इस प्रकार से क्वेश्चन आगे डायरेक्टली चला दे रहा हूं, क्योंकि मैं इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं कि आप हर एक क्वेश्चन को वीडियो रोक के सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, यदि दो वर्गों का परिमाप, ठीक है, 1:2 है, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो देखो यार परिमाप दिया है, और परिमाप का अनुपात हमारे पास कितना दे रखा है, तो 1:2, और फाइनली परिमाप क्या होता है 4a/4a2। तो देखो यार 4a1 और 4a2 का मतलब क्या है कि अगर मैं एक ये वर्ग मानूं और एक ये दूसरा वर्ग मानूं, इसकी भुजा a1 अगर होती तो इसका परिमाप कितना होता 4a1, और इसकी अगर भुजा a2 मानो तो इसका परिमाप कितना होगा 4a2 होगा। तो परिमाप का अनुपात देखूं तो मैं यार 4a1 और 4a2 है, मतलब 4a1/4a2 ये हो जाएगा दोनों वर्ग का अनुपात, ये एक छोटा वर्ग और एक ये बड़ा वर्ग, उनके परिमाप का अनुपात ये होगा। और फाइनली अनुपात क्या दे रखा है हमें 1:2, 4 से 4 कट गया, तो a1/a2 की वैल्यू आ गई कितनी 1/2। तो यार पहले वाले वर्ग की भुजा 1 और दूसरे वाले की 2 है, तो उसने बोला कि क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो क्षेत्रफल क्या होता है a1 का वर्ग बटे a2 का वर्ग, मतलब भुजा का वर्ग ही होता है क्षेत्रफल। तो a1 का वर्ग मतलब a1 का मान है 1, तो 1 का वर्ग आएगा 1, वैसे ही 2 का वर्ग आ जाएगा कितना 4। तो फाइनली क्षेत्रफल का अनुपात आ जाएगा कितना 1:4, मतलब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। देखो यार अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें कि दी गई आकृति में, ठीक है, आकृति दिख रही होगी त्रिभुज PQR, ठीक है, मतलब ये वाला त्रिभुज PQR, मतलब ये पूरा का पूरा एक बड़ा वाला त्रिभुज, ठीक है, ये त्रिभुज हो गया, ये P, ये Q और ये R, त्रिभुज SRO, ठीक है, ये वाले त्रिभुज का 4 गुना है। मतलब हम ये बोल सकते हैं यार कि देखो एक छोटा सा त्रिभुज बन रहा है, ये है R, ये है S और ये है O, ये वाले त्रिभुज का 4 गुना है कौन सा बड़ा वाला। तो भुजा OS, ठीक है, तो OS की लंबाई ज्ञात करना है। तो ये चीज समझना यार, अगर आपने थ्योरम पढ़ रखी होगी तो हम इतना जानते कि अगर मैं ये एक त्रिभुज बना लूं, ठीक है, समझना, और इसका मध्य बिंदु, एक मिनट, इसका मध्य बिंदु और इसका मध्य बिंदु और इसका मध्य बिंदु अगर मैं इनको मिला देता हूं तो इन सभी का क्षेत्रफल आपस में क्या हो जाता है बराबर। अगर मैं बात करूं यार ये ऊपर वाला त्रिभुज आप देखेंगे तो ऊपर वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल अभी आ रहा है 1, और इस पूरे त्रिभुज के अगर मैं क्षेत्रफल की बात करूं तो 1 2 3 4 है। तो यहां हम देख रहे हैं कि छोटे वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल का 4 गुना है बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसका ये मतलब है कि ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बराबर है। मतलब यदि मैं ऐसा कुछ जोड़ दूं तो ये 1 और ये 1 और ये 1 होगा। तो इस कंडीशन में ये वाला जो बिंदु और ये वाला बिंदु क्या होता है इस भुजा का मध्य बिंदु होता है, मतलब इस भुजा की आधी होती है ये वाली भुजा। तो ये अगर 12 है तो ये वाली कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी, मतलब ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सेकंड राइट आंसर। ठीक है, थ्योरम का खेल है, अगर आपने ये सारी थ्योरम पढ़ रखी होगी तो आपसे बन रहा होगा। देखो यार अगला क्वेश्चन दे रखा है कि सबसे लंबी, ठीक है, सॉरी यहां उसे लिख दिया है, सबसे लंबी छड़ की माप क्या होगी जो 6 मीटर लंबाई, 4 मीटर चौड़े और 3 मीटर ऊंचे कक्ष में रखी है। मतलब एक किसी इस प्रकार की कोई आकृति है, ठीक है, और इस प्रकार की आकृति में हमें एक छड़ रखना है, ठीक है, और फाइनली अगर आपने ज्योमेट्री ढंग से पढ़ रखी है तो आप जानते होंगे ये है घनाभ,
ठीक है, ये क्या है तो घनाभ है। और घनाभ में जब अगर हम कोई एक लंबी छड़ रखते हैं तो उसकी जो लंबाई होती है वो क्या होती है, लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग प्लस ऊंचाई का वर्ग, ये हो जाएगा विकर्ण की लंबाई जिसको बोलते हैं। ठीक है, ये होता है विकर्ण और यही होता है बांस की अधिकतम लंबाई। ठीक है, और ये आपने 10th क्लास में पढ़ रखा होगा। तो यहां पर देखो लंबाई हमारे पास 6 मीटर, चौड़ाई है 4 मीटर और ऊंचाई कितनी 3 मीटर। तो यार 6 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग। तो और आगे जब सॉल्व करेंगे तो 6 का वर्ग आ जाएगा कितना 36, 4 का वर्ग आ जाएगा 16 और 3 का वर्ग आ जाएगा 9। तो 36 और 16 और 9, ठीक है, टोटल हो जाएगा 61। ठीक है, वो भी करने के अंदर, मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड होगा इसका राइट आंसर। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19वां कि यदि 24 सेंटीमीटर लंबाई वाले शंकु का आयतन 24 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु का आयतन, तो यार हम जानते हैं कि शंकु कुछ इस प्रकार का शेप होता है और इसकी ऊंचाई हमें कितनी दे रखी है h की वैल्यू तो 24 सेंटीमीटर। और यहां पर अगर हम रेडियस की बात करें तो रेडियस मान लेते हैं r का, आयतन दे रखा है 1232 घन सेंटीमीटर है। तो आयतन क्या होता है यार शंकु का, तो 1/3 पाई r स्क्वायर h। ठीक है, और यही आयतन हमें दे रखा है कितना 1232। तो 1/3 का 1/3, पाई का मान आ जाएगा 22/7 और r का मान हमें चाहिए तो r का वर्ग और h का मान हमारे पास दे रखा है कितना 24, बराबर से जाएगा कितना 1232। ठीक है, और आगे जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो फाइनली जब आप काटोगे पीटोगे तो r का वर्ग बराबर से जाएगा 49, तो r का मान आ जाएगा कितना 7, r का मान आ जाएगा 7, मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर। अगला देखते हैं यार क्वेश्चन नंबर 20 कि यदि एक वृत्त व वर्ग का क्षेत्रफल बराबर है। तो यार देखो एक वृत्त है और एक वर्ग है, उनका क्षेत्रफल बराबर है ऐसा बोला है, तो उनके परिमाप का अनुपात क्या होगा। तो अब यहां पर लिखो यार, अगर क्षेत्रफल बराबर है मतलब दोनों एक दूसरे के इक्वल है। अब यदि मैं यहां इसकी रेडियस मान लू कितनी r और इसकी भुजा मान लू a, तो हम ये बोल सकते हैं यार कि एक वृत्त और एक वर्ग का क्षेत्रफल बराबर है, तो इसका क्षेत्रफल बराबर है तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा कितना पाई r स्क्वायर और इसका क्षेत्रफल हो जाएगा कितना a का स्क्वायर। ठीक है, इसकी भुजा r और इसकी a है, क्षेत्रफल बराबर है मतलब इसका मान भी 1 और इसका मान भी 1, मतलब पाई r स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल भी 1 होगा तो वर्ग का क्षेत्रफल भी 1 होगा। यहीं पर r का वर्ग अपॉन a का वर्ग बराबर से करें तो 1 कितना जाएगा पाई, और आगे अगर हम सॉल्व करें तो हम ये बोल सकते हैं कि r अपॉन a बराबर से जाएगा 1/√पाई। अब यहां पर बोला कि उनके परिमाप का अनुपात बताओ, तो यार इस वृत्त का परिमाप होता है 2 पाई r और वर्ग का परिमाप होता है कितना 4a। ठीक है, और आगे सॉल्व करेंगे तो 2 का 2 पाई का पाई, एक r का मान हमारे पास कितना है तो r का मान है 1, तो यहां जाएगा 1/4 का 4 और a का मान कितना है हमारे पास तो पाई, तो यहां पर आ जाएगा पाई। तो यार 2 1 कम 2 और 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, तो इस पाई को यहां पर आ जाएगा √ इस पाई को हम लिख सकते हैं पाई इंटू पाई। ठीक है, करनी के अंदर पाई गुणित करनी के अंदर पाई, तो जब पाई का पाई में गुणा हो जाएगा तो पाई आ जाएगा। बटे में कितना है तो 2 और करने के अंदर कितना 1 पाई है, तो 1 पाई से 1 पाई कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास आया कितना, तो ये आ गया कितना √π/2। ठीक है, काय का अनुपात परिमाप का मतलब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, ये √ लगा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पेडागोजी से हो जाएगा कि गणित का ज्ञान समस्त जगत में होता है। पहला ऑप्शन है विभिन्न रूप का, सेकंड है समान रूप का, थर्ड है असमान रूप का और उपयुक्त सभी। ठीक है, तो यार इसका ऑप्शन नंबर सेकंड होगा राइट आंसर, समान रूप का। मतलब गणित को आप पूरी दुनिया में या कहीं भी ले जा लो, मतलब जो 2 है तो वो 2 ही रहेगा और जो पाई है तो पाई ही रहेगा। चाहो तो आप इसकी वैल्यू या तो यहाँ चेक कर लो इंडिया में, एमपी में, या फिर चंद्रमा पे ले जाके चेक कर लो। इसीलिए हम ये बोल सकते हैं कि गणित का ज्ञान समस्त जगत में क्या होता है तो समान रूप से होता है, एक जैसा होता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि क्षेत्रफल की अवधारणा से परिचित कराने के लिए शिक्षक खालिस्तान से शुरुआत करता है। ठीक है, अगर हमें क्षेत्रफल की अवधारणा बतानी तो हमें किस चीज से शुरुआत करनी चाहिए यदि हम शिक्षक है तो। पहला ऑप्शन है यहाँ पर इकाई वर्ग गणना की सहायता से आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करना।
सेकंड ऑप्शन है आयत की लंबाई और चौड़ाई का पता लगाना और आयत के क्षेत्रफल के सूत्र का प्रयोग करते हुए क्षेत्रफल ज्ञात करना। थर्ड ऑप्शन है यहाँ पर हथेली, पत्ते, नोटबुक आदि से विभिन्न वस्तुओं की सहायता से किसी आकृति के क्षेत्रफल की तुलना करना। और फोर्थ ऑप्शन है बिना आकारों की आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सूत्र को स्पष्ट करना। तो यार हम छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, मतलब सबसे पहले देखो हम हथेली जो हमारा हाथ, फिर पत्ते, नोटबुक, मतलब इन सारी चीजों को जब हम प्रत्यक्ष रूप से दिखाएंगे और फिर एक दूसरे की तुलना कराएंगे तब हमें क्षेत्रफल की अवधारणा स्पष्ट कराएंगे किनको, बच्चों को। मतलब इसी आधार पर ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23वां हो जाएगा कि कक्षा में शिक्षिका विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार के चतुर्भुज को परिभाषित करने के लिए कहती है। ठीक है, मतलब अलग अलग प्रकार के चतुर्भुजों को परिभाषित करने के लिए कहती है कौन? शिक्षिका। तो शिक्षिका का उद्देश्य क्या है अगर वो विभिन्न प्रकार के चतुर्भुज को परिभाषित कर रही है? तो पहला ऑप्शन यहाँ पर है कि विभिन्न परिप्रेक्ष्यों, ठीक है, परिप्रेक्ष्यों से चतुर्भुज को समझने में विद्यार्थी की सहायता करना। सेकंड, विभिन्न परिभाषाओं को खोजने में विद्यार्थियों की सहायता करना। और थर्ड ऑप्शन यहाँ पर है कि परिभाषा पर आधारित चतुर्भुज की सभी समस्याओं की व्याख्या करने में विद्यार्थियों की सहायता करना। फोर्थ ऑप्शन है यहाँ पर कि सभी परिभाषाओं को कंठस्थ करने में विद्यार्थी की सहायता करना। तो यार यहाँ पर देखो लास्ट वाला तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि कंठस्थ करने वाली बात आ गई और यहाँ पर रटने वाली बात आई, वो तो पूरा गलत होता है। वहीं पर अगर हम देखें तो परिभाषाओं पर आधारित चतुर्भुज की सभी समस्याओं की व्याख्या करने के लिए विद्यार्थियों की सहायता करना। तो यहाँ पर देखो यार चतुर्भुज को परिभाषित करने की बात हो रही है, मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट है इसका राइट आंसर। क्यों है? क्योंकि विभिन्न परिप्रेक्ष्यों से चतुर्भुज को समझने में विद्यार्थियों की सहायता करना, मतलब जब अलग अलग प्रकार के चतुर्भुजों को विद्यार्थी परिभाषित करेगा तो उसे एक समझ डेवलप होगी कि यार इनमें असमानताएं क्या है और समानताएं क्या है। इसी आधार पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दे रखा है यार कि विक्रमज्या का सर्वप्रथम प्रयोग किस भारतीय गणितज्ञ ने किया था? ठीक है, विक्रमज्या की बात हो रही है, इसका सर्वप्रथम प्रयोग किस भारतीय गणितज्ञ ने किया था? तो पहला ऑप्शन है भास्कराचार्य, सेकंड है आर्यभट्ट, थर्ड जाएगा ब्रह्मगुप्त और फोर्थ हो जाएगा रामानुज। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर। भास्कराचार्य ने सबसे पहले विक्रमज्या का प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन है यार कि किसने कहा कि गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं? ठीक है, गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। तो पहला ऑप्शन है हर्बर्ट, सेकंड है पेस्टोलॉजी, थर्ड है बेंजामिन पेरिक और फोर्थ है पिन्सन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सेकंड हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड होगा। बेंजामिन पेरिक ने कहा था, ठीक है, कि गणित वह विज्ञान है जिसकी सहायता से निष्कर्ष निकाले जाते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि किस विधि के अंतर्गत यह निर्धारित किया जाता है कि पूरे अध्याय में कितने शीर्षकों के अंतर्गत वह कितने कलांशों व किन किन दिनों को पढ़ाना है? ठीक है, तो आगमन विधि, खोज विधि, निगमन विधि और इकाई योजना विधि। ठीक है, तो देखो अलग अलग दिन में, ठीक है, किन किन दिनों में क्या क्या पढ़ाना है, मतलब इकाई योजना विधि के अंतर्गत ये क्रिया आती है, मतलब ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि बालक को कम से कम बताना चाहिए एवं उन्हें अधिक से अधिक स्वयं सोचकर निकालने के लिए प्रेरित करना चाहिए। ठीक है, यह सिद्धांत लागू होता है। तो पहला ऑप्शन है निगमन विधि, सेकंड है आगमन विधि, थर्ड है प्रोजेक्ट विधि और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा ह्यूरिस्टिक विधि। ठीक है, तो यार ह्यूरिस्टिक विधि में है कि बच्चों को बताओ कम और उनको खुद पे सोचने के लिए मजबूर करो। क्वेश्चन नंबर 28वां हो जाएगा कि वह विधि जो देखो सुनो और समझो के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, वह विधि जो देखो सुनो और समझो के सिद्धांत पर आधारित है, तो वो पहला ऑप्शन हो जाएगा प्रदर्शन विधि, सेकंड है प्रयोगशाला विधि, थर्ड है विश्लेषण विधि और फोर्थ हो जाएगा संश्लेषण विधि। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर। प्रदर्शन विधि के अंतर्गत देखो सुनो और समझो का सिद्धांत आधारित होती है। अगला क्वेश्चन है कि बालक में आदत का विकास होना किस पक्ष का अंश है? ठीक है, बालक में आदत का विकास होना किस पक्ष का अंश है? तो पहला ऑप्शन हो जाएगा ज्ञानात्मक, सेकंड है संवेगात्मक, थर्ड है क्रियात्मक और फोर्थ है तीनों सही। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, क्रियात्मक ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला देखते हैं कि साधारणतः एक फिल्म स्ट्रिप में कितने फ्रेम होते हैं? ठीक है, तो यार इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, 20 से
30। ठीक है, तो यार आज के लेक्चर में तो इतना ही। अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।